बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, भारत की पे दर पे अर्जा सराइयाँ जो वो करता आ रहा है, और कश्मीर में आज 1 साल हो गया है। वो कश्मीर में जिस तरह भारत ने कब्ज़ा जमाया हुआ है, और जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ है, ना सियासी तौर पे और ना डिप्लोमेटिकली तौर पे और ना अखलाकी तौर पे, उसके बाद कोई भी ऐसा जवाब नहीं है कि वो कश्मीर पे अपनी ऑक्यूपेंसी को किसी तरह भी साबित कर सके। इसी तरह चाइना के साथ कशीदगी का सिलसिला शुरू हो गया, इस तरह नेपाल के साथ कशीदगी का शुरू हो गया। तो देखा जाए तो इस खित्ते में ऐसी क्या वजह है कि इस वक्त इंडिया जो है वो अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहता है, और किसको दिखाना चाहता है? क्या वो इस काबिल है कि वो चाइना के साथ लड़ सके? क्या वो इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ सके? और क्या वो इस काबिल है कि वो अपने छोटे से हमसाए मुल्क नेपाल से लड़ सके, जो कि उसको इस वक्त धमकियाँ दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा मसला ज़रूर है कि इंडिया को किसी न किसी ऐसी बड़ी ताकत की बैकिंग ज़रूर है, जिसकी वजह से वो इस खित्ते में जो अमन का तवाज़ुन है उसको किसी न किसी तरीके से अपने मफादात के लिए जो है उसको उजागर रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना, उसके बाद दुनिया को ये बता देना, और सबसे ज़्यादा भारत को ये बता देना, और उस इलाके में अपनी डेटरेंस को कायम करना, अपनी ताकत के तवाज़ुन को कायम करना, ये सबसे अहम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पेशरफ्त रही है जब से पाकिस्तान ने ये एटमी क़ुव्वत बनने पे काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एटमी क़ुव्वत बन के पाकिस्तान दिखाई। इस में हमारे से बात करने के लिए सीनियर दिफाई तजज़ियाकार जनरल नईम कादिर लोधी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या समझती हैं कि इंडिया ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के वजूद को कभी भी तस्लीम नहीं किया, और इस सिलसिले में 3 जंगें भी हमने लड़ी, लेकिन जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उसके बाद की सूरत हाल इंडिया के लिए किस तरह थी, और जो रिएक्शन पाकिस्तान ने इंडिया को दिया 20 दिन के बाद एटमी धमाके करके, क्या उनके जहन में ये था कि पाकिस्तान के पास इतनी एटमी क़ुव्वत है? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम जो है बहुत खुश उसलूबी से और बहुत सीक्रेटली चलाया जी। और ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर जिन्होंने ये शुरू किया प्रोग्राम, जी जी, जिन साइंसदानों ने हिस्सा लिया वो आप जानते हैं जी, डॉक्टर कदीर साहब हो गए, मुबारक मान साहब जी, मुबारक मान साहब। हाँ जी, उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में आपने उनको इंटरव्यू सुने होंगे कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जी आप एटम बम बना रहे हैं, उनका जी हमें जरूरत नहीं है, हम क्यों बनाए। इसमें बहुत सभी लोग, सबको ये क्रेडिट जाता है, इसमें आप किसी से क्रेडिट नहीं ले सकते, न बेनजीर भुट्टो साहिबा से, न नवाज शरीफ साहब से, और साथ साथ एक बंदा जिसका ज्यादा नाम आता नहीं है वो गुलाम इसाक खान साहब, बिल्कुल जी, के जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में प्रेसिडेंट भी रहे जी। तो ये तमाम लोगों का इसके अंदर एक किरदार है जी। और इसको मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि फौज का इसमें बहुत बड़ा किरदार था कई, क्योंकि शुरू में चीज को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, इसको सीक्रेट रखना, इसकी हिफाजत करना, तो ये सब कुछ, तो ये पूरी कौम को ये क्रेडिट जाता है जिस तरीके से ये हमने प्रोग्राम चलाया जी। अच्छा, ये जो एटमी हथियार होते हैं ये पॉलिटिको मिलिट्री एक पावर का इजहार करते हैं, ये सिर्फ कोई मिलिट्री पावर नहीं है। ये आप यूं ना समझे कि एक बड़ा बम है जी, हमारे पास क्योंकि छोटे बम भी है तो एक हमारे पास बड़ा बम भी है जी। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गेम चेंजर है जी जी। ये बिल्कुल तब्दील कर देता है हैयत जो आपके दिफा की और आपका जो स्टेटस है उसको जी। बहुत सारे मुल्क जो ना अपनी पावर हासिल करते हैं दुनिया में अपनी स्टेटस और धाक बिठाने की, डिटरेंस के लिए, क्यों जी, डिटरेंस के लिए, क्योंकि इसमें एक तो आपकी जो टेक्निकल एबिलिटी है उसका इजहार होता है जी, कि आप एक चीज बना सकते हैं, आपकी विल पावर का एहसास होता है जी। लेकिन फिर उसके बाद जो अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए अपना दिल और जहन शो करते हैं अपने एनिमीज को कि ये सिर्फ मैंने बनाया नहीं है, ये इसको मुझे इस्तेमाल करने का इरादा भी है जी, और कर भी सकता हूं, इस्तेमाल करने के वसाइल भी हैं, क्योंकि एटम बम बनाने एक अलग बात है, इसको पहुंचाना दुश्मन के इलाके तक और फिर इसको टेक्निकली इंश्योर करना कि ये वहां पर जाके कारगर साबित, ये सारी चीजें दुश्मन को नजर आती है जी।
तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा था जी जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और भारत ने आप समझे कि बहुत बड़ी गलती की जी ये एटमी धमाके करके जी पाकिस्तान को मौका दे दिया जी, मौका दे दिया। जी और गो के पाकिस्तान ने बना लिया था, आपको पता है कि जी 80 की दहाई में ये जी हमारे पास भी था। जी और जब ज़िया-उल हक साहब गए थे, जिसको वो क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं, तो उन्होंने उनके कान में, राजीव गांधी के कान में ये बात कह दी थी जी कि जी मुसलमान तो उसने कहा था, उन्होंने कहा था सारी दुनिया में मौजूद है, हाँ जी, हिंदू ज्यादातर इधर ही मौजूद है, तो ये सब हकीकत है। तो हाँ जी, मुसलमान तो बच जाएंगे कहीं न कहीं, आपका कुछ नहीं बचेगा। अच्छा सर, ये जो हमारी उस वक्त जो, जैसे भी आपने बात की, हमारी सिविल और मिलिट्री तल्लुकात उस वक्त एक पेज पे थे, और जैसे आपने कहा कि हमारी आर्मी की, फौज की इसमें बहुत बड़ी खदमात हैं, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस शायद पिछले अयूब खान से पहले से भी चल रहा होगा, और जो भी लीडर आया उसने इसके ऊपर पूरी मेहनत जान फशानी से इसके ऊपर काम किया, और हम इसमें कामयाब हुए। तो आप क्या समझती हैं कि उसके बाद जब इंडिया ने 3 जंगें भी लड़ी, और कहा जा रहा था कि जब इंडिया ने धमाके किए तो शायद वो कश्मीर में इंक्लूड करने की भी बात कर रहा था, जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया? जी देखिए, वो जो दरमियान में टाइम गुजरा है, अगर आप वो देखें कि उनके जो बयान है जी जी उनके डिफेंस मिनिस्टर के, उनके प्राइम मिनिस्टर के, उनके जो अल्फाज थे वो ये थे, कश्मीर को भूल जाओ जी, अब जो आपके पास कश्मीर है वो हमारा है, वो हम उस पर कब्जा करेंगे जी, और अब हमारे पास बहुत बड़ा बम आ गया। ये उनके अल्फाज बिल्कुल थे जी, बिल्कुल थे। तो जब उन्होंने ऐसी बात की कि भाई आप इसको भूल जाओ और ये करो वो करो, तो फिर इसके बाद फिर क्या, जब आपके पास मौजूद भी था तो मेरा ख्याल इसको शो किए बगैर और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो ये एटमी दिफाई ताकत है वो दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में नंबर 2 नहीं है, और इंडिया से हम इस मामले में काफ़ी एडवांस है, पर्टिकुलरली जो हमारे शॉर्ट रेंज एटॉमिक मिसाइल्स आप कहते हैं उनको, यहाँ पे अपनी ज़बान में कुछ भी आप उनका देते हैं। तो अभी जो इंडिया फिर दोबारा से वावेला कर रहा है, इतना प्रेशर डाल रहा है, तो क्या वो समझता है कि वो अभी भी कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के मूड में है? देखिए, ये जो एटमी पावर होती है ना, इसमें इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं जरा जरूर बता दूं जी, ताकि हमें पता हो कि हमने सिर्फ एटम बम नहीं बनाया जी, हमने पूरा एक निजाम तरतीब दिया है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी होता है साफ ज़ाहिर है कि इस बम का बनाना जी, फिर उसके बाद इसका साइज ऐसा होना कि इसको आप कैरी कर सकें जी, बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा कमरसम होता है, बड़ा बन जाता है या मुश्किल हो जाता है, जैसे भी है जी। और हम अल्लाह ताला के फजल करम से इसको मिसाइल पे, हमने ऐसे मिसाइल बनाए जो कि दुश्मन के दिफाई जाल में से निकल कर अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं जी। हमने जहाजों पर इसको फिट किया जी, हमने आबदोजों पर इसको फिट किया जी, हमने बल्कि अब तो यहाँ तक कि ऐसा तोपखाना हमारे पास मौजूद है जो जमीन से इसको फायर कर सकता है। फिर आपको पता है क्रूज मिसाइल हमने बना लिया जो इसको जमीन के साथ साथ ले जा सकता है जी। तो इसको रीच जिसको कहते हैं, पहुंचना जी, जिसके खिलाफ बहुत सारे दिफाई निजाम होते हैं जी। फिर जब आपको पता है हमने अबाबील एक मिसाइल बनाया जो कि ऊपर जाकर फिर मल्टीपल हेड्स छोड़ता है, एक नहीं 2-3 छोड़ देता है, 5 छोड़ देता है, फिर समझ नहीं आती दुश्मन को कि हम क्या करें जी। तो यही चीज है, और दुनिया के पास इसके अलावा कुछ नहीं है जी जो हमारे पास है जी। तो अल्लाह ताला का फजल और करम है, हमारे साइंसदानों की मेहनत है, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाया है और उनकी काविश है, और जो हमारे अवाम ने जो कुर्बानी दी है जी जी, उसको कभी नहीं भूला जा सकता जी। तो ये तमाम अल्लाह का करम जी, और हमारे लोगों की जज्बा जी, और ये सारे, और हमारे साइंसदानों की इल्म जी जी, ये सारी चीजें आप शामिल कर लें तो मेरा ख्याल हमारा प्रोग्राम, आप सही कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी प्रोग्राम से नंबर 2 नहीं है जी। और सर आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा तनाज़ा चल रहा है कश्मीर के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो कि इंक्लूड किया है, अभी उन्होंने कब्जा किया है कश्मीर के ऊपर भारत ने, और अभी भारत हमें फिर दोबारा इस किस्म की धमकियाँ दे रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बार बार एक बयान आता है कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर हम अपनी डिप्लोमेसी में या हम अपने पॉलिटिकल साइड पे क्यों इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम ऑन द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड आके उनसे ये बात करें कि अगर आप इस किस्म की बात करेंगे तो हम श्रीनगर में या हम दिल्ली में जाके खाना खाएंगे? जी, असल में जो रियल पॉलिटिक है ना दुनिया में जी, वो
इस बुनियाद पर नहीं चलती कि इखलाकियात क्या कहते हैं, जी, या इंसानी इक़दार का ख्याल कौन रखता है कौन नहीं रखता है। अगर आप पूरी दुनिया को देख लें जिस तरीके से चल रही है, तो वो धौंस और जोर की बुनियाद पर चल रही है, और धौंस और जोर जो है उसमें इकोनॉमी सारे मतलब पेश है, उसके बाद आपके पॉलिटिकल चीजें हैं, फिर आपकी मिलिट्री चीजें। पाकिस्तान अगर ये समझता है कि कश्मीर का मसला कोई बाहर से कोई मुल्क आके हल करेगा या कोई उनकी मदद करेगा, तो फिर तो ये खुशफहमी है और बड़ी शदीद गलतफहमी है। बात यह है कि डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा मकाम है। डिप्लोमेसी राह हमवार करती है आपके एक्शन के लिए, बिल्कुल। लेकिन अगर आप राह हमवार कर लें और एक्शन ना करें, ये ऐसे ही है कि अगर आप सड़क बना लें और गाड़ी ना चलाएं। बिल्कुल। तो डिप्लोमेसी में जो इस हुकूमत ने काम किया है, पिछली हुकूमतों ने भी किया होगा, लेकिन इस हुकूमत ने खासकर अच्छा काम किया है कि कश्मीर के मसले को उजागर किया। उसके दो बहुत बड़े फायदे हुए। एक फायदा ये कि दुनिया को पता चल गया कि मसला कश्मीर है क्या, पहले तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। दूसरी बात यह कि अब दुनिया को ये यकीन है कि जो वहां पर मज़ाहमत हो रही है उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जद्दोजहद आज़ादी। ये दो बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं। अब उसके बाद जो रवैया है मोदी का या हिंदुस्तान की हुकूमत का, उसको तब्दील या कश्मीरी कर सकते हैं या पाकिस्तानी कर सकते हैं। बिल्कुल। और बेहतर यह है कि ये दोनों मिलके करें। तो जब भी ये एहसास हमें पता चल गया कि ये देखें, ये बाबेला मचाना, देखो जी वो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ही है कि आपके भाई को कोई मार रहा और आपने शोर मचाया हो मोहल्ले में, देखो यार मेरे भाई को मार रहा है, अब आप कुछ करें। वो कहेंगे भाई तुम्हारे को मार रहा है, खुद तुम कुछ करते नहीं और मुझे कह रहे हो कि कुछ करें। तो बस अब जो मैंने कहना था वो कह दिया है। अच्छा। जो कुछ हमें हमारे साथ भारत कर रहा है, हमें वो सब कुछ उसके साथ करने का हक है। बिल्कुल सर, आपका मैसेज बड़ा क्लियर है। मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी भारत इस खित्ते में कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, जैसे कि अभी उसने चाइना के साथ कुछ सरहद के ऊपर मसाइल खड़े किए, लद्दाख के इलाके में, इस तरह नेपाल के साथ वो मामला खड़े कर रहे हैं। तो दुनिया में कोविड-19 के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका का कोई ऐसा इंटरेस्ट है भारत को डेकोरेट करने में, इस पावर के तौर पे, मिलिट्री पावर के तौर पे, ताकि वो इस इलाके में अपनी डेटरेंस कायम रख सके, या भारत अपने तौर पे कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे कि भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ गहरे तल्लुकात भी हैं इस डिफेंस के सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में दोनों बातें दुरुस्त हैं। असल में एक भारत का इंटरनल प्रेशर है जिस बुनियाद पर ये बीजेपी जीती है, जो कि आरएसएस का फेस है। आरएसएस की जो शिवसेना और आरएसएस उनकी सोच ही है ना। जी बिल्कुल। उन्होंने ये जो वादे की है अपने एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं के साथ, वो एक प्रेशर है। फिर जो आपने उनको सुबकी पहुंचाई जब उनके जहाजों ने आने की कोशिश की, वो भी एक प्रेशर है कि उनके एयरफोर्स के ऊपर, उनकी आर्मी के ऊपर। ये तो इंटरनल प्रेशर है जो उसको इस बात पे मजबूर करते हैं कि वो कुछ करे, कुछ करके दिखाए कि जी हम भी बड़ा मुल्क है और सब कुछ। अभी तक तो सवाए बेइज्जती के उनके हिस्से में कुछ नहीं आया ना। और दूसरा प्रेशर जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, देखिए इस खित्ते में बहुत बड़ा हलीफ है भारत अमेरिका का, और खासकर जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है तो इस इलाके में और कौन है जो उसका इंटरेस्ट करेगा, करे। मतलब ना वो ईरान हो सकता है, ना पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान को होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं, हमारे कुछ लोग बिक जाते हैं कि ऐसा ना हो जाए। और फिर चीन है, रूस है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो ये ऐन मुमकिन है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि वो देखना चाहते हो कि चाइना कितना रिएक्ट करता है, कितनी तेजी से उसकी फौजें आती हैं, उनका तौर तरीका क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक छोटी सी शरारत की जाए ताकि हमें मैपिंग करने का मौका मिले कि वो किस किस्म की फौज है, ये सारी चीजें। तो ये दोनों अवामिल हैं। खुद इनके दिमाग में जो खन्नास है वो भी एक फैक्टर है, और जो इसको आशीर्वाद या एक हासिल है अमेरिका की तरफ से शय, वो भी है। इसराइल का भी सर उनके साथ बड़ा गठजोड़ है ना, उसके साथ भी बड़ी मिलिट्री कॉन्टैक्ट है उनके। इस वक्त तो जो ये कार्रवाई कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल इजरायली पैटर्न पे कर रहे हैं, जैसे उन्होंने फलस्तीन के साथ किया। आपने सुना होगा बहुत सारे अभी हमारे अपने लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है जी कि वहां से आने दें, मकबूजा कश्मीर से यहाँ पे कैंप खोलने दें ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। तो बुनियादी तौर पे एग्जैक्टली वो हमें करने को कह रहे हैं जो कि हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान यही चाह रहा है कि वहां से लोग
बड़े बड़े उसमें ग्रोह में निकलकर इधर आ जाए, आजाद कश्मीर में कैंप बना लें और वहां पर वो दूसरे लोगों को आबाद कर दे। और मुझे हैरत है कि हमारे ही कुछ और कश्मीरी भाइयों में से कुछ चंद एक दो ऐसी आबादें जो मेरा ख्याल है कि बिकी होंगी, वो जो है ना वो भी ये कहते हैं जी हमें ऐसे करना चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनको, वो वहां पर रेजिस्ट कर रहे हैं, हमें उनकी रेजिस्टेंस की पूरी हिमायत करनी चाहिए और हमें हर किस्म की हिमायत करने का जो हक है वो यूएन जनरल असेंबली की करारदाद है 3324 3324 जो ये कहती है कि जब कोई ऑक्युपाइड लोग हों तो वो हथियार उठा सकते हैं अपने ऑक्युपाइड के खिलाफ, और जो लोग उनकी मदद करना चाहें वो उनको हथियार भी फराहम कर सकते हैं। जी, तो सर आप ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर में इंडिया ने जो कुछ भी किया, अब 1 साल होने को है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने इसका पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक तौर पे बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जाकर तकरीरें की, हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में भी गए, लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि इकनॉमिक जो कंप्रोमाइज़ है या इकनॉमिक जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़्यादा गालिब आ गई हैं एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंडशिप एंड आप रिलीजियस जो आपकी इक्वेशन है उसके ऊपर? जी देखिए, वो तो है, आप ओआईसी की बात कर रहे हैं, अपने मुसलमान मुल्कों की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे नेशन स्टेट्स में ये होता है, वहाँ के लोग रहने वाले क्रिश्चियन हो सकते हैं या मुसलमान हो सकते हैं, वो तो फिर मुल्क अपने लोगों के मुताबिक अपने कानून बनाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नेशन स्टेट सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है, पहले जैसे मलेशिया ने की है, ईरान ने भी की है, बिल्कुल जी। तो बात यह कि ऐसे मुल्क बड़े कम होते हैं जिनमें ये खौफ ना हो। असल में बुनियादी बात ये मेरे भाई के जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वो फिर कोई और खौफ वहां पर जगह नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जिस दिल में अल्लाह का खौफ नापैद हो वहां पर और बहुत सारे खौफ आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो मुल्क मुसलमानों की हिमायत नहीं कर रहे, तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ गायब है और दुनियावी खौफ मौजूद है, और वो अपने इंटरेस्ट के पीछे ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आखिर निजाम पूरा दुनिया का और इस पूरी कायनात का तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जी बिल्कुल। वो जब अपनी चाल चलता है तो फिर आपने देख लिया कि कोरोना वायरस ने क्या किया और बाकी चीजें क्या हो रही हैं। पूरी दुनिया तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि आप जरूर हिमायत हासिल करने की कोशिश करें सबकी, लेकिन अगर कुछ करना है तो खुद कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने करना है, और पाकिस्तान के कांधों पर ये लोड आएगा कि जो ये जुल्म सितम होगा हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, वो भी मेरा ख्याल ये बोझ भी पाकिस्तान ही को उठाना पड़ेगा। आपका मैसेज सर बड़ा क्लियर है। मैं आपसे एक और ये बात पूछना चाहूँगा कि इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है और पाकिस्तान की जो इस एरिया में वजूद है उसमें हम अपने हमसाया जो हैं उनको तो चेंज नहीं कर सके। पाकिस्तान कंटिन्यूसली पिछले 30 साल 40 साल से वॉर एंड टेरर पे मुख्तलिफ मकामात पे, पहले रशिया की जंग में इन्वॉल्व रहा, हमारी इकॉनमी उस तरह तरक्की नहीं कर सकी। अभी कुछ बात हो रही है तालिबान के वापस जाने की और कुछ बात हो रही है अफगानिस्तान में अमन कायम होने की, तो आप क्या समझते हैं कि उस सिलसिले में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? और दूसरा सवाल मैं आपसे साथ ये भी पूछ लेता हूँ कि चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है पर्टिकुलरली सी पैक के ऊपर, उसमें आप पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को कहाँ देखते हैं? जी, पहले तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किरदार में मैं सिर्फ 2 जुमले कहूंगा जी। और ये मैं पहले हमेशा से कहता रहा हूँ। उस वक्त जब मैं कहता था आज से 10 साल पहले कि अमरीकी फौज यहाँ से हार के जाएगी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि जनरल पागल हो गया कि भी कैसे अमेरिका जैसी फौज कैसे हार के जाएगी। बात यह है कि ना तो अमरीकी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद के बगैर रह सकते थे जी बिल्कुल, और ना वो अब पाकिस्तान की मदद के बगैर वहां से जा सकते जी। तो ये बस काफी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान के सिलसिले में क्या है जी। और जहां तक ये जद्दोजहद की बात है तो वही कौमें तगड़ी होती हैं, वही कौमें ऊंचा उड़ती हैं जिनको जद्दोजहद मुसलसल से गुजरना पड़ता है। और ये इस जिंदगी का मकसद सिर्फ पैदा होना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना नहीं है। इसी तरीके से कौमों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो बहुत खुशहाल हो और बस जीती रहें। कौमें स्ट्रगल करती हैं और वही कौमें अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा ये पाकिस्तानी कौम भी आप देखेंगे बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये तो अफगानिस्तान का सिलसिले की बात है। दूसरा सवाल का हिसाब का क्या था? चाइना की मैं बात करके चाइना के साथ जो हमारा चाइना देखिए वो कहते हैं कि
हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए और जो आपके ताल्लुकात हैं वो सीखना चाहिए कि जब मुश्किल में जिन मुल्कों ने आपका साथ दिया हुआ हो और जिन मुल्कों ने आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की हो, जिन मुल्कों को आपने बार बार आजमा लिया हो, और दूसरी तरफ ऐसे मुल्क मौजूद हो जो हर 2-3 साल के बाद आपको गालियां दे के धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देते हैं, तब भी अगर आपका मुंह उन्हीं मुल्कों की तरफ दोबारा हो जाए तो फिर अचंभे की बात है, परेशानी की बात है। इसका मतलब है कि किसी मुल्क में ये हैलियत है कि वो आपके डिसीजन मेकर्स को खरीद लेते हैं। वरना ऐसा कैसे मुमकिन है कि अमेरिका जो बार बार हमें धोखा देता है, हम फिर घूम घूम के उसकी तरफ जाते हैं। आजकल फिर प्यार की पींगे बढ़ रही हैं, इसलिए कि उनको हमारी जरूरत है। जब 10 दफा 20 दफा ये हो चुका कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हमें एक टुकड़े की तरह फेंक देता है, तो इसमें हमें क्या शक है और क्या प्रॉब्लम है ये फैसला करने में कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि चाइना के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर फर्दर डेवलपमेंट करें, फर्दर कोऑपरेशन करें। चाइना बिल्कुल हमारा हमसाया भी है और हमारा टेस्टेड फ्रेंड भी है। हमने जब भी अमेरिका के या किसी और मुल्क पे हमने एतमाद किया, अल्टीमेटली उन्होंने हमें इस्तेमाल करके ही छोड़ा। जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि अब ये टाइम है जहाँ से सबको सबक सीखना चाहिए और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज इस सिलसिले में उन्होंने हमें दिया है। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस।